रेडी? ताकत लगा के बोलिएगा जरा सा। भारत माता की, वंदे, जय हिंद। बैकग्राउंड चेंज कर दें। वो कौन मर्जी है? वाइट बैकग्राउंड। ये तो मार्कर का है। क्या लगेगा? और तू लोग अब जो है ना गड़बड़ा रहा है सब। आ गया। चल अब माथा मत खाओ। हाँ ठीक है। मार्कर मार्कर। अब बीच में माथा नहीं खाएगा कोई। चलिए आते हैं पॉइंट पर। देखिए ये, हाँ नहीं, और थीम, थीम से चेंज होता था मोर में। हाँ हाँ ठीक है। पता चला बैकग्राउंड में हम ही बैकग्राउंड में आ जाएंगे। ठीक है चलिए देखिए, ये क्लास जो है ना, आज का जो पहला क्लास जो इस एपिसोड के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली आज का पहला क्लास ये सोच के पढ़ना है आप लोग को कि बस हम लोग बस जीएस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हर बार हम लोग कोई ना कोई सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते थे, आज एक जीएस को पर्टिकुलर समझना कि जीएस है क्या। देखिए क्या है ना कि बहुत लोग इसको डिफाइन अलग अलग तरीके से कर रहा है जीएस का। जैसे किसी से पूछिएगा पहले आम बोलचाल की भाषा में कि जीएस और जीके पढ़ाते हैं, या फिर बोलेगा कि जीके और जीएस पढ़ाते हैं। जो सर हैं वो जीके जीएस पढ़ाते हैं। कुछ लोग बोलेगा कि जो है ना ये सर ना बैंकिंग अवेयरनेस को बता रहे, जिसको बीए यूज किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, समझिएगा। कुछ लोग बोलेगा कि नहीं सर जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं। भाई इतना इतना टाइप का जो कॉम्प्लेक्स सेक्शन है इसको समझना जरूरी है कि भाई जीएस क्या है, जीके क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस किसको बोलते हैं, करंट अफेयर्स किसको बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस किसको बोलते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन सबसे मिला करके पूछता है। अब ये सब मिला के पूछता है तो हमको कैसे तैयार होना है, हम अपने आप को कैसे रेडी करेंगे। तो लोग का जो सवाल का जवाब सबसे पहले ये दीजिएगा कि जो कोई बच्चा जीएस यानी जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन ठीक कर लिया, उसको अप्रोच मिलना शुरू हो गया। मान लीजिए 3 अप्रोच मिला है जनरल स्टडी में। सपोज दैट बच्चा हिस्ट्री पढ़ा, बच्चा उसको ना पॉलिटी का सेक्शन पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का पढ़ा, और एक सेक्शन मान लीजिए बायोलॉजी पढ़ा। तो जीएस की हिस्ट्री में अब इसको 3 पार्ट में पढ़ेगा। एक तो पढ़ेगा मॉडर्न इंडिया, दूसरा एंसेंट और तीसरा मेडाबल। ये 3 सेक्शन में पढ़ लिया। लेकिन इसमें कोई मॉडरेट का चांसेस नहीं बनेगा। मॉडरेट मतलब कुछ ऐसा डेटा जो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागता था फिर गधा दागना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? अलाउद्दीन खिलजी अगर घोड़ा दागने की प्रक्रिया को शुरू किया तो वही एडजेक्ट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा पर से गिर के मर गया तो इस बार गधा से गिर के नहीं मर जाएगा। कि नहीं, वो नया अप्रोच आया है कि अरे अब पता चला कुतुबुद्दीन ऐबक मरा कैसे था। क्लियर? तो मतलब हाँ जो भी हो, कार एक्सीडेंट में मरा था। तो ध्यान रखना है कि हिस्ट्री का जो डेटा है वो हिस्ट्री के जो मॉडिफिकेशन का दौर नहीं होगा, लेकिन पॉलिटी में चांसेस होगा कि इसमें मॉडिफिकेशन का दौर होगा। और आज हमारे यहां
संविधान संशोधन की प्रक्रिया पहुंच चुकी है कितना, 105, यानी 105वां संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हमारे यहां 1950 में संविधान लागू होता है और आज 2023 आते आते 105 संशोधन हो चुका है। बिल का तो छोड़ दीजिए, हम लोग के यहां ऑलरेडी एक्ट बन चुका है 105, यानी फाइनल हम लोग के पास टच कितना दे रहा है, 105। यानी अगर संविधान पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डायनेमिक है, क्योंकि इसमें डेटा चेंज हो रहा है। अब क्या है कि हाँ, ये बात है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होगी, इंप्लीचमेंट कैसे लगेगा, कैपिटल पनिशमेंट का क्या प्रोसीडिंग होगा, वो सब चेंजेस नहीं होगा। संसद का निर्माण कैसे होगा, राज्यसभा का सिग्निफिकेंट क्या होगा, लोकसभा का सिग्निफिकेंट क्या होगा, वो सब चेंज नहीं होगा। लेकिन लोकसभा में अगर सीट बढ़ता है तो उसका सिग्निफिकेंट होगा। बात समझे। नेक्स्ट कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में महिलाओं की कितनी संख्या, वो एक टाइप का है। तो बोलता है कि जो चेंजेज हो रहा है, जो स्टेबल हम लोग का डेटा है, उसमें जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, वही मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं जीके का रूप ले लेता है, जनरल नॉलेज। पूछेगा कि अच्छा बताइए कि अभी रिसेंट लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, हो गया ना जीके टाइप का क्वेश्चन। इसी को हम लोग जीके जीएस बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जिसका बेस लाइन ठीक है उस पर ऑर्नामेंट्स है जीके। जनरल नॉलेज क्या है, ऑर्नामेंट्स है। और कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज कोरिलेट करता है हल्का सा करंट अफेयर्स का, क्योंकि वो डेटा क्या होगा, चेंज होगा। अब रहा बात इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के बारे में कहना ही थोड़ा मुश्किल है। इकोनॉमिक्स रोज चेंज होता है, आज पढ़ाएंगे कल चेंज हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई डायनेमिक सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन है, तो किस में मिलेगा, इकोनॉमिक्स में। तो इसको हम लोग को संभल के पढ़ना पड़ता है। मान लीजिएगा आज रेपो रेट कुछ है, कल रेपो रेट कुछ हो जाएगा। आज बैंक रेट आप कुछ पढ़े, कल बैंक रेट कुछ हो जाएगा। लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जीएस है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में लेते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोटल पर कंसेप्ट देता है, यानी कॉमर्शियल बैंक उसके नीचे काम करती है। आरबीआई टॉप पे है और उसके नीचे कौन काम कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक। अभी दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोनों के बीच के रिलेशन में जो 2 महीने में चेंजेस आता है, वो दैट इज द करंट अफेयर्स हो गया, वो बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। जैसे 2 महीने में रेपो रेट चेंज हो जाएगा, 2 महीने में बैंक रेट चेंज हो जाएगा, 2 महीने में सीआरआर चेंज हो जाएगा। लेकिन सीआरआर का डेफिनेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अब जैसे सीआरआर को कैसे, सीआरआर हम लोग एक लैंग्वेज में इसको करते हैं। सीआरआर को सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं टर्म का एनडीटीएल, नाम सुना होगा, नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज, ठीक है। नेट डिमांड में डिपॉजिट कैसा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी डिमांड डिपॉजिट में हम लोग 2 डिपॉजिट करते हैं। और टी फॉर एफडी और आरडी, यानी फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, यही ना। तो इसका मतलब है कि एफडी और आरडी ये टाइम डिपॉजिट है और ये कौन है, डिमांड डिपॉजिट। तो बोलता है ये दोनों डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक आरबीआई पास जमा कर देती है और इसके बदले में आरबीआई कोई परसेंटेज नहीं देती है। इसी को बोलते हैं सीआरआर। कोई दिक्कत है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन भाव कहां छुपा हुआ है, एनडीटीएल में। नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज में डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम में कौन कौन, आरडी और एफडी। तो ये इकोनॉमिक्स बोलता है। लेकिन सबसे मजेदार अगर आपको पता होगा, सब लोग को जितना बैंकिंग एस्पायरेंट है या फिर और भी जो टेक्निकल कंप्यूटर एस्पायरेंट है, उसके लिए मॉडर्न इंडिया बहुत खराब है। उसको डेट याद करना पड़ता है। हर बच्चा हमसे बोलता है सर डेट याद नहीं होता है, अब कब कब क्या हुआ, अपना बर्थडे हम भूल जा रहे हैं सर। आई डेट याद है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, 1942 का क्रिस प्रस्ताव, ये सब भूलते हैं। तो हम उसको बोले हैं कि तीनों हिस्ट्री में अगर सबसे बेहतरीन हिस्ट्री है, सबसे ज्यादा आपके दिमाग में रहने वाला हिस्ट्री है, दैट इज द मॉडर्न इंडिया। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे इसमें 6 स्टिक आप लोगों को बताएंगे जो भारत का पहला कंसेप्ट होगा। फिर से बोल रहे हैं कि ये भारत का पहला कंसेप्ट है। 6 स्टिक पर पूरा हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। अब पूछेगा कि कैसे खत्म होगा, तो हम लोग मॉडर्न इंडिया का इंट्रोडक्शन बहुत आराम से लेंगे, एक बेस का नाम बनाएंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, मॉडर्न इंडिया। क्या रखेंगे, मॉडर्न इंडिया। यानी एक आधार बना दिया, उस आधार का नाम रख दिया मॉडर्न इंडिया। अब पूछा मॉडर्न इंडिया चलेगा कैसे भाई, तो मॉडर्न इंडिया चलेगा कि जब आपके भारत में कोई आकर के कुछ ना कुछ करेगा, तभी आपके यहां मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होगा। तो बोलता है मॉडर्नाइजेशन आप 1498 में आपके यहां एंट्री हो जाती है पुर्तगालियों की, वास्को डी गामा का। तो क्या आप मानिएगा कि आपके यहां मॉडर्न इंडिया इंट्रोड्यूस हो गया। तो भाई 1498 की बात करें तो 1526 में तो बाबर यहां आकर के पानीपत युद्ध करके मुगल की स्थापना करता है। तो मेडाबल इंडिया में पढ़ते हैं।
लेकिन अब ये 1498 में इसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे भाई ये मॉडर्न इंडिया है? तो मॉडर्न हम किसको बोलते हैं? जब किसी दूसरे के साथ हम लोग उसके कल्चर में एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कल्चर एक्टिवेशन किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमारे हिंदुस्तान में नियम है कि जब भी हमारे यहां कोई विदेशी आता है हम लोग उसको एकदम तहे दिल से उसको स्वीकार करते हैं। कम से कम सेल्फी तो जरूर लेते हैं कि मेरा फ्रेंड शिकागो से, और दूसरे दिन फेसबुक पर डालेंगे। और जबकि फेसबुक वो शिकागो वाला फ्रेंड है ना, वो ऐसे आगरा का ताजमहल घूमने आया था, हम भी घूमने गए थे, फोटो खींच लिए, लगा था कि हम फ्रेंड है। और दूसरे दिन सब पूछ रहा है कि कहां मिला था? मिला था, हम लोग बचपन से दोस्त हैं। दैट इज अ टाइप्स ऑफ द कल्चर एक्टिवेशन उसको बोलते हैं। उसको लगता है कि कल्चर का हम लोग का एक्टिवेशन हो रहा है। याद रखिएगा कि हम भारत के लोग जितना तवज्जो हम दूसरे संस्कृति के लोगों को देते हैं, शायद हमें वो तवज्जो दूसरे देशों में नहीं मिलता है। आज भी दूसरे देश जो लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तान के बारे में वो अप्रोच नहीं रखते हैं जो हम उसके बारे में रखते हैं। क्योंकि हमारे यहां शुरू से चलते आ रहा है कि हमारे यहां वसुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट चलते आ रहा है। हमारे यहां जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम सारे लोगों को लगा दिया जाता है, कहीं पानी दो, इनको चाय बनाओ, सारा लोग एक्टिवेट हो जाता है। हम वैसे जगह पे नहीं है जहां पे हम लोग जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक यूनिक लाइफ को जी रहे हैं। क्या है ना कि कल्चर हम लोग का इतना सॉल्युबल है, इतना ज्यादा सॉलिडिटी है कि आपके यहां किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी पद्धति के लोग आ जाएंगे, आपके साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आप जाके घुल के दिखाइए, थोड़ा इंपॉसिबल है। तभी तो बोलते हैं कि हमारे यहां डाइवर्सिटी ऑफ द यूनिटी का कंसेप्ट है। वास्को डी गामा जब भारत आया और इसको अगर वार्म वेलकम नहीं मिला होता इंडिया में तो पक्का है कि दोबारा चढ़ता भी नहीं। अभी समझिए किसी गांव गए, दो चार झापड़ आपको लगा दिया। जैसे अभी पहुंचे कि जैसे खड़ा हुए, कहे कौन है? कहा हम यहां के नहीं, इधर रहा। दो तीन झापड़ आपको खींच के मारा, दोबारा आपका कभी डायरेक्शन उधर की तरफ नहीं जाएगा। करे उधर नहीं जाएंगे, मारता है उधर। और आप कहीं भी इत्तेफाक से चले जाते हैं और वहां पर आपका वेलकम बहुत तगड़ा होता है, आपको लोग तहे दिल से लेते हैं, तो आप वहां बार बार जाना चाहते हैं। वास्को डी गामा जब एंट्री करता है इंडिया तो उसको लगा कि हम तो एक ट्रेड करने आए, बस व्यापार करके चले जाएंगे। उसके मेंटल लेवल में सिर्फ और सिर्फ क्या था? ट्रेड, व्यापार करना। लेकिन जब उसको आया, उसको पता चला कि जो हम सामान लेकर आए थे उसका 60 गुना पैसा भी ज्यादा हमको मिला, और हमारा बैंड पार्टी के साथ स्वागत किया। और सब लोग, हम उस समय सेल्फी का नहीं था, कम से कम हमारे बगल में छू छू हमको देखता था, अरे ये यूरोपियन है। और मतलब समझिए कि हमारे प्रति इतना ज्यादा। अभी आपको क्या ना, अभी आपके क्लासरूम में कोई एक आदमी कहीं का ज्यादा दूर नहीं, श्रीलंका का आपके साथ पढ़ने आ जाएगा, रोज उससे बतियाएगा कोनम ले जाके, सुनो वहां क्या क्या खाते हो। समझ गया? कारण क्या है पता है? हम चाहते हैं ना कि एक अलग कल्चर को उसके साथ अपने आप को एडेप्ट करना। समझ रहे ना बात को? रोज उधर कोने में ले जाकर पूछेंगे, अच्छा ये बताओ कि श्रीलंका जो है ना, तुम जैसे इंडिया का जो कनेक्टिविटी है मन्नार उन्नार का खाड़ी, तुम उधर आए हो? कहने उधर नहीं है। तुम आया किधर से? तुम पूरा अपना डायरेक्शन लोगे। अच्छा तुम लोग सुबह सुबह क्या खाता है, उसके बाद क्या खाते हो, रात में सोते तो सपना कैसा आता है? मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा। पता क्यों पूछते हैं हम लोग? क्योंकि हम उसके कल्चर में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने कल्चर को समझे और हम चाहते हैं इंटरेक्शन ऑफ द कल्चर। जब ये वास्को डी गामा इंडिया आया होगा तो शायद इसको पता नहीं होगा कि इतना ज्यादा हमको तवज्जो मिलेगा। दूसरा, शायद इसको पता नहीं होगा जो सामान हम लेकर आए उसका 60 टाइम्स हमको मिल जाएगा। अरे कोई 1 रुपया में सामान लाया, उसको 61-62 रुपये में खरीद रहा है, उसको लगा गजब यहाँ ट्रेड है, यहाँ तो हमको एकदम हाथों हाथ लिया है। और जब ये आया यहाँ पर तो वहां केरला के जो तट पर वहां पर देखा कि इलायची वगैरह और ये सब क्या कहते हैं, दालचीनी सब बहुत जबरदस्त है। पहली बार उसको एसेंस आया होगा, करीब बहुत अच्छा चीज है, जाके यूरोपियन कंट्री में पूरा अपने डिश में इसका यूज करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि जब आपको म्यूचुअल दोनों तरफ से फायदा आपको दिखना शुरू हो जाए तभी आपको लगेगा कि इस ट्रेड को आगे प्रोसीड करना चाहिए। और जब आपके कल्चर में किसी दूसरे कल्चर का एक, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ द, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा, दोनों आपस में मिलना शुरू, इंटरेक्ट होना शुरू हो जाए, तभी हम सोचते हैं कि एक नए कल्चर का उत्थान हो गया। और हम तो मानते हैं कि भारत में पहली बार न्यू मॉडर्न इंडिया का कंसेप्ट 1498 में जब पुर्तगाली का एंट्री हुआ। वैसे हमको ढूंढना चाहे था स्पेन निवासी कोलंबस, लेकिन वो भी गड़बड़ था क्योंकि नेविगेशन उतना मजबूत था नहीं। वो बेचारा निकला, उस समय वाटर नेविगेशन इतना मजबूत नहीं था, वो निकला इंडिया को खोजने और जाके खोज दिया अमेरिका को, बोल दिया नई दुनिया, ये तो नई दुनिया है। बोला कि इंडिया मिला, अगर इंडिया किधर चला गया पता नहीं, क्योंकि जो ट्रेड है उस ट्रेड सिस्टम में वो भी चाह रहा था कि इंडिया को हम लोग ढूंढे,
लेकिन वास्को डिगामा को यहां आने में मदद किया केप ऑफ गुड होप्स, वो तमाशा अंतरिप जो बार्थोलोम्यू डियाज ने उसको खोजा था। तो हमारे यहां आसानी से आया, और जब ये आया ना तो अंग्रेज इसमें पीछे रहने वाले थे नहीं, वो भी एंट्री मार लिया 1600 में। 1498 के बाद 1600 में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, कि जहां जाता था पहले ट्रेड को बढ़ाता था, धीरे धीरे उसके साम्राज्य में घुसता था, बगल वाले को अपने साथ मिलाता था और आप पर अटैक करता था। और इसी को बोलते थे कि ये कॉलोनियलिज्म का स्थापित करना शुरू कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवादी नीति इसका काफी बेहतर था, नहीं रहता तो यूएस जैसे जगह को भी अपने अंडर हैंड रखा था। 1776 में इसको रिलीज किया। इसका मतलब है कि इसके पास गट्स था कि कहीं पे जाइए, उसको अपना बनाइए, उसमें एंट्री कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसिए और वहां प्रशासक के रूप में अपने आप को स्थापित कीजिए। और वही देश हम लोग का कहलाया कॉमनवेल्थ कंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश, जो कभी ना कभी किसके अधीन रहा? ब्रिटेन के। अब जाहिर सी बात है कि इस बात का दोनों यूरोपियन था, इस बात का अंदाजा वास्को डिगामा को था, यानी कि पुर्तगालियों को था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे पीछे से एंट्री मारा है, ये आया है, करेगा पहले ट्रेड। पहले देखिए कितना बदमाशी से लिया 15 साल का ट्रेड का टाइम, कि 15 साल हम ट्रेड करेंगे, फिर बढ़ा के कितना साल कर लिया? 20 साल, और फिर कहा यहीं रहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? वो टेक्निकल अप्रोच था, थोड़ा समझिएगा। फिर 350 साल यहां टिक गया, और बीच बीच में हम लोग जब भी उसको कुछ प्रेशर देते थे तो क्या करता था? कुछ नहीं करता था, अपने नाम में परिवर्तन कर लेता था। जब प्रेशर होता था तो कल तक जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर प्रेशर बढ़ाए तो अब हो गया भारत का गवर्नर जनरल, फिर प्रेशर बढ़ाए तो इस बार भारत का वायसराय, खाली नाम बदल लिया और कुछ और अपने आदत में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब 1600 में एंट्री होती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब जाहिर सी बात है दो यूरोपियन एक जगह आएगा तो पक्का अपने ट्रेड को तो मजबूती के साथ रखना चाहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो शुरू से इसका बड़ा एक्सपीरियंस रहा, किसी के घर पे जाओ, पहले बैठने का जगह मांगो, फिर धीरे धीरे सोने का जगह मांगो, उसके बाद बोलो मेरा रूम है। क्लियर? हाँ, पहले जैसे ट्रेन में देखते नहीं हो कि 5 आदमी बैठा हो, जरा सा हटिए, तो वो भी ऐसा खचड़ा होता है कि हल्का सा हटेगा, मतलब देगा आपको, मतलब ट्रायंगुलर शेप में एगो जगह। बताइए आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और ट्रायंगुलर पर आप कैसे बढ़ जाइएगा? तो आप भी क्या करते हैं, आप भी इतना ऐसा है कि बैठ ही जाते हैं, लटके हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम पीछे वाला बोलते हैं थोड़ा आगे पीछे होइए, तो डायरेक्शन होता है, थोड़ा आगे पीछे हुआ और अपने हम घुसे, उसमें जो कमजोर हुआ बाहर हो गया, वही होता है। क्लियर? बेचारा जो ताकतहीन रहा, नहीं टिक पाया, तो वो खड़ा होकर के ठीक है आप ही लोग बैठिए, हम खड़े रहेंगे, चलिए हम ऐसे भी, हमको अगले स्टेशन उसको उतरना नहीं है। वो बेचारा, उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लगा कि बाहर हो गया। तो अक्सर आप देखिएगा ट्रेन में ऐसा काम होता है, हल्का सा बैठने मांगेगा, उसके बाद सबका टारगेट रहेगा खिड़की पर। खिड़की वाला को हमेशा समझिए उसका तो शोषण होते रहता, पूछता रहता है आप कहां जाइएगा? हाँ जाएंगे थोड़ा आगे, हाँ ठीक है जाइएगा, तो हम हैं। कहता आप वहां यहां से कैसे आइएगा? एगो रुमाल रख दीजिएगा। अरे भाई रुमाल का जगह छेकने का जगह, अच्छा उसके बगल में जो ऑलरेडी बैठा वो पहले से रेडी है कि ये उठा कि हम इधर, ये पहले से तैयार है, और नहीं भी उठा तब भी उसके गोद में बैठा हुआ है। क्या उठबे नहीं कीजिएगा, पीछे से निकल जाइएगा। तो डायरेक्शन यहां तो पहले से फिट है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास डायरेक्शन क्या था? ये जहां जाता था पहले अपना एक पोजीशन रखता था, धीरे धीरे उसके औपनिवेशिकता जो कॉलोनियलिज्म में सिस्टम में घुसता था, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस करके अपने ट्रेड के बहाने वहां के रियासतों को अपने कब्जा में लेता था, और धीरे धीरे उसके मोनोपोली में अपने सिस्टम को डाल दिया। ये बात का अंदाजा किसको था? पुर्तगालियों को। इसको लगता था कि अरे ये तो बदमाशी करेगा, ये इतना आसान आदमी है नहीं, इसको पहले ठीक करते हैं। इसका सोचा कि इससे लड़ेंगे तो हम ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं दोनों आपस में शादी विवाह करवा लेते हैं, समधी बन जाते हैं। ये जो चार्ल्स आयर इसका जो लड़का था, ये अपनी बेटी कैथरीन का शादी करवा दिया। देखिए बदमाशी, हमारा बंबई गोवा दहेज में दे दिया है। हम भारत का बंबई गोवा है और दहेज में दे दिया किसको? इंडिया। अभी हम जाके बोले कि भाई एक काम कीजिए, हमको बहुत तुम लोग खुश किया है, गांधी मैदान ले लो, मेरा गांधी मैदान है जो हम दे देंगे। उसी तरह क्या किया, बंबई और गोवा किसको दे दिया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों को। कौन? पुर्तगाली। अब जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा दोनों में प्रगाढ़ता हो गया, दहेज लेन देन शुरू हो गया, तो दोनों के बीच में तो वैवाहिक संबंध हो गया, यानी इन दोनों के बीच में कोई राइवल नहीं हुआ। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि 1498 में आने वाले पुर्तगाली
और 1600 में आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कोई राइवल नहीं हुआ, दोनों का राइवल वहीं पर कोलैप्स कर गया, खत्म कर गया। यानी ये दोनों आपस में म्यूचुअल करके रहा, तभी ये दोनों टिक भी पाया। और ये तो लंबा टिका, आया 1498 में और भारत छोड़ के गया 1961 में। सोचिए, लंबा पारी खेला, देश की आजादी के बाद भी यहां पर गोवा में टिका रहा। कौन? पुर्तगाली। आज भी आप देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो मौसम का जो कंसेप्ट है वो शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। आज भी आप जाइएगा कि वैदेशिक जो विदेश के जो पर्यटक हैं वो हमारे यहां पड़े रहते हैं। उसको लगता है कि हिंदुस्तान में केरला अगर चले गए, गोवा चले गए या फिर हिमाचल प्रदेश का एरिया गए तो हर जगह छोटे छोटे डिस्टेंस में एक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ऐसा किसी देश में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हम लोग का हिंदुस्तान जो है ना, हम लोग मौसम के मामले में बहुत टफ है। जैसलमेर जाइएगा तो एकदम सुखा देगा आपको तुरंत, और वहां से आप हट करके थोड़ा सा हटिएगा तो आप हिमाचल प्रदेश जाइएगा तो आपको ठीक लगेगा। आप फिर असम जाइएगा तो बारिश दिखा देगा। बात समझ रहे ना? तो हमारा हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान है जहां पे हम बारिश भी विश्व में सबसे टॉप पे कराते हैं और गर्मी भी हम सबसे टॉप पे लगाते हैं। मतलब इससे अच्छा क्या है? जो चीज हम लोग उसमें टॉपर हैं। वो एक लड़का से पूछा था कि अच्छा ये बताओ रिजल्ट कैसा रहा? का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। का क्या किए? का नीचे से 1 नंबर है, लेकिन है कितना? 1 नंबर। 1 नंबर में कोई डायरेक्शन मेरा गड़बड़ नहीं रहता। हम जब भी रहते हैं कितना नंबर रहते हैं? 1, चाहे नीचे से रहे चाहे ऊपर से रहे। और वो भी हम लोग बिहार के लोग हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम लोग का एकदम तगड़ा है। हम जुगाड़ सिस्टम से बहुत काम करते हैं। पूछा कैसे? बोला कि कैसे पढ़ लेते हो? बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम जहां पढ़ने जाते हैं पहले ही डायरेक्शन अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या उपाय लगाना होगा। तो उसका कार्ड देख के पूछे कि तुम्हारा क्या बजे टाइम है? का 12 से 1। का यही टाइम 1 से 2 हम लिख ले इस पर। का कैसे? बोला हो जाएगा, छोड़ो ना। एक दोनों अपना मिक्स फोटो बना लिया और जाके पढ़ रहा है। बहुत दिन के बाद टीचर बोला कि ऐसा किया क्या? बोला सर जानते हैं सर बहुत एब्सेंट कर रहा था, उसको पढ़ाने का मेरे पास ही उपाय था, तो हमको लगा कि दोनों म्यूचुअल कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। वही म्यूचुअलिज्म दोनों आपस में किया है। कौन? पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कभी दोनों आपस में फाइट नहीं किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक चैनल है, थोड़ा सा समझिएगा, इस चैनल को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। नाम सुना है? इंग्लिश चैनल के इधर है फ्रांस और इधर कौन है? इंग्लैंड। और ये दोनों आपस में काफी राइवल लोग का तेज होता था हमेशा। ये दोनों, ऑस्ट्रिया एक जगह था जिसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी ये दोनों चाहता था। यह चाहता था फ्रांस मेरा हो या इंग्लैंड, और इस बात को लोग दोनों में लड़ाई होती थी। तो इधर से 1664 में इसके पीछे एंट्री हो जाती, किसकी? फ्रांसीसियों का। और अंग्रेज और इन दोनों के बीच में तो गजब का टक्कर हुआ, लड़ता था वहां और इसका असर देखने को मिलता था यहां। कर्नाटक युद्ध लड़ा, सब कर्नाटक युद्ध में लड़ाई होती थी, वैश्विक स्तर पर उसका असर देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि मात्र 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में फ्रांसीसी, ये दोनों के बीच में राइवल होगा तेज। लेकिन कहा जाता है कि 1760 के वॉन्डी वॉर्स के युद्ध में फ्रांस का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है और एस्टैब्लिश कौन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी तरह एक बीच में आता है डच, जो आता है 1602 में, और डच और अंग्रेज के बीच लड़ाई होती है तेज। लेकिन डच का भी खात्मा हो जाता है 1759 के बेदरा के युद्ध में। एक युद्ध होता है बेदरा में, उसमें डच को खत्म करता है। तो बोलता ओवरऑल कौन यहां फिक्स हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। आप बताइएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स होगी तो निश्चित रूप से अपना ये टेक्नोलॉजी का तो यूज करेगा। सबसे पहले कंटेम्पोररी ढूंढेगा कि यहां कैसा लोग चल रहा है। तो पता चला कि 1707 में औरंगजेब मर चुका था। कौन? और कहा जाता है मुगल का इतिहास जो है ना, औरंगजेब तक सही सही चला। उसके बाद जितना भी शासक हुआ सब का सब निकम्मा था। किसी का नाम था लंपट मूर्ख, किसी का नाम था घृणित कायर, किसी का नाम था रंगीला बादशाह। नाम से कितना अच्छा अच्छा है, नाम से तो पता चलता होगा ना कितना ये लोग बेहतरीन आदमी होगा। रंगीला बादशाह, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, ये सब 13-14 को शासक आया, एक को ठोक काम का नहीं था। तो पक्का इसके साथ जो छोटे छोटे रियासत जुड़े थे वो सब अपने आप को क्या किया? इंडिपेंडेंट कर लिया, अलग कर लिया। और उसमें से टॉप पे था कौन? बंगाल। एकदम ट्रैक है, एकदम ट्रैक समझिएगा। अपने आप को अलग कौन कर लिया? बंगाल। निश्चित तौर पर यहीं पर एक काम होता है। 1717 में फर्रुखसियर यहां पर का शासक रहता है। किसका? मुगल का। और फर्रुखसियर को एक घाव हुआ था जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, हैमिल्टन ठीक किया था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान दे दिया कि जाइए आप बंगाल में व्यापार कीजिए। और जब तक ये सब स्वतंत्र हुआ था तो कहा था कि बंगाल को अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो अपने आप को टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने आप को बंगाल में स्थापित करना चाह रहे थे। क्योंकि उस समय बंगाल के साथ उड़ीसा, उड़ीसा के साथ बिहार, ये सब मिला हुआ था। ठीक है,
इसका मतलब है यहां पर से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आ रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहां अपने आप को कब्जा करना चाह रही थी? कहां पे? बंगाल में। तो बंगाल में कॉन्स्पायरेसी पहला किया 1757 का पलासी का युद्ध, हराया सिराजुद्दौला को। 1764 में बक्सर के युद्ध में हराया तीनों को, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह को। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लेता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी करती है और तब तक ब्रिटेन को इस बात का पता चलता है कि अच्छा ठीक है, तुम कर लियो तो अपने मनमानी कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे लिए पहला नियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का, कल तक जो बंगाल का गवर्नर है वो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब हिस्ट्री कुछ है नहीं, ट्रैक, बस खाली ट्रैक को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाना है। अभी थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि आप पहला क्लास में है, होता है पहला क्लास में बहुत सारा चीज होता है। पहला क्लास में तो कोई एंगल लगा के देख रहा है, तो 90 डिग्री 35 डिग्री ना, ठीक है, बहुत सारा है। पहला क्लास में हम लोग के साथ बहुत कंडीशन होता है, जैसे कि एक और सिचुएशन है, पहला क्लास में आधा से ज्यादा आदमी आपको शक की निगाह से देखेगा, थोड़ा सा होता है शक, वही है कि नहीं है ना, वो नहीं बुझा रहे हैं, मतलब बहुत सारा चीज है। धीरे धीरे हमारा आपका एडेप्टेशन कब मिलेगा, मिक्सअप हम कब होंगे? जब आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे और मेरे इशारे को समझना शुरू कीजिएगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, फिर से एक लाइन का यूज करते हैं, मॉडर्न इंडिया कुछ नहीं है। हम दावा कर रहे हैं इस क्लास में कि जिस दिन मॉडर्न इंडिया इस क्लास में खत्म किए, आप लोग के जुबान पर 1600 यानी कि 1498 के पुर्तगाली से लेकर 1947 देश की आजादी तक जुबान पर आएगा। एक बच्चा को खड़ा करेंगे, बोलेंगे देश आजाद करा दो, करा देगा क्लास में। ये इस क्लास में होगा। यही मॉडर्न इंडिया के क्लास का सबसे सगुफा यही है। और हम दावा करते हैं कि इसके बाद आपको हम फ्री छोड़ देंगे। यहां जितना बड़ा यूपीएससी बीपीएससी लिखा हुआ, वहां जाके टेस्ट मारिएगा, अगर 1 to 10 में आपका स्थान नहीं आता है तो इसके लिए पूरी पूरी से रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। अगर 1 से 10 में आपका स्थान नहीं आता है, अगर पूरा जीएस आप पढ़ लिए और कहीं जो बड़ा बड़ा बैनर लगाता हो, छोटका में मत जाइएगा, बहुत देखिएगा दिन भर आईएएस आईएएस लिखते रहेगा, उस सबसे डरने की जरूरत नहीं है। जाइएगा उसके टेस्ट फ्री वाला में पार्टिसिपेट कीजिएगा और हम आपका जीएस खत्म कर देंगे। अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा तो हर हाल में ब्रह्मास्त्रियन 1 to 10 में अपना आएगा और इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स का सेक्शन हम ही मजबूत करेंगे, क्योंकि उसमें कहीं कोई डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। रहा बात मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एक बेस लाइन का नाम रखेंगे क्या? पहला स्टिक का नाम रखेंगे क्या? यूरोपियों का आगमन। पहले किसको लाएंगे? 1498 में कौन? पुर्तगाली। 1600 में अभी तुरंत बताए, 1602 में डच, 1616 में डेनिस और 1664 में फ्रांसीसी और लास्ट में लाएंगे 1731 में स्वीडिश। ये सब आएगा इंडिया में। इस सब के बारे में बताए। ये दोनों तो आपस में म्यूचुअल कर लेगा, ये दोनों लड़ेगा और इसके बाद ये और ये लड़ेगा, ये सब लड़ेगा। लड़ने के बीच में कंटेम्पोररी सिचुएशन में कमजोर कौन? मुगल। और मुगल कब से? 1707 में। जब मुगल कमजोर होगा तो इसके साथ जो डायरेक्शन छोटा छोटा रियासत है वो अपने आप को क्या करेगा? अलग करेगा। उनमें से बंगाल इसमें सबसे मजबूत, तो बंगाल पर इस पर भेजने वाला कौन? 1717 में कौन? फर्रुखसियर। और जब यहां आएगा तो यहां 2 लड़ाई के बाद बंगाल पर विजय कर लेगा। तो उत्तर भारत में कब्जा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन का इस बात को पता चलेगा, ब्रिटेन बनाएगा इस पर नियम और नियम का नाम होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कोई दिक्कत है? फ्लोप है, खाली फ्लो कराना है, स्मूथली रन करेगा। हम आपको कभी भी कुदा के कोई चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं। आपको लगेगा कि अरे देश तो हम ही आजाद करवाए। हर आदमी को जब पढ़ाना शुरू करें तो एक समय फील होना चाहिए, अरे भगत सिंह तो हम ही थे, गड़बड़ा गया, हमको लगता है पुनर्जन्म अभी मेरा हुआ है। सर जैसे जैसे बोल रहे थे तो भगत सिंह वाला ब्लड का जो सर्कुलेशन है मेरे बॉडी में सर्कुलेट करा था। इसलिए ध्यान रखना है कि मॉडर्न इंडिया सब्जेक्ट नहीं है, मॉडर्न इंडिया जज्बात। और जज्बात को कैसे समझा जाता है ये हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। कोई बोलता है ये सब्जेक्ट है तो गलतफहमी मत रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये नहीं है। मॉडर्न इंडिया बस अपने आप को मॉडर्न इंडिया के साथ शामिल कर देना है और संविधान में भी अपने आप को शामिल कर देना, दोनों चैप्टर जबरदस्त हो जाएगा। हम दावा करते हैं फिर से, आज पहला क्लास है इसको राइट डाउन, कुछ अब तो वीडियो हो रहा है तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। अब तो दूसरा जमाना आ गया है आइडिया वाला, नहीं पहले तो हम कुछ बोल के निकल भी जाते थे कि सर हम बोले थे ना, हम कहां बोले थे बात, लेकिन अब तो हम बोले झुटला भी नहीं सकते सर वीडियो दिखाइए, हाँ स्क्रीनशॉट लॉट बहुत सारा मैटर है, तो अब तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते। हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है, इस वीडियो अपलोड हो रहा है, इसमें साफ कंफर्मेशन है कि मॉडर्न इंडिया खत्म होगा, हर एक बच्चा खड़ा होगा और 1498 से बोलना शुरू करेगा, 1947 देश की आजादी तक लगातार बोलेगा।
अगर बिना ऑप्शन का बोल दिया इसका मतलब मॉडर्न डे उसका अपना है। तब हम पूछेंगे भाई डेट काहे नहीं याद होता है, और हम जानना चाहते हैं डेट क्या ही नहीं होता है। एक बार देखते हैं, जरा सा हम घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि हम कुछ कर पाए कि नहीं। अच्छा बताइएगा, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय आया? पुर्तगाली। और उसमें कौन? वास्को डी गामा। आना कौन चाह रहा था? कोलंबस। कहां का निवासी था? स्पेन। आना चाह रहा था लेकिन आ नहीं पाया। किसको खोज दिया वो? ये सब बोले थे याद करने के लिए, क्या अपने हो रहा है ना? सुनिए आराम से। अच्छा, ये अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में कभी लड़ाई हुआ? दोनों आपस में म्यूचुअल था। अच्छा ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में बहुत टक्कर हुआ, बहुत बार कॉलिजन हुआ। तो फाइनली इस कॉलिजन के बाद एक 1760 में युद्ध होता है, वॉन्डी वॉर्स। बहुत अच्छा, कौन सा? वॉन्डी वॉर। खत्म कौन होता है? फ्रांसीसी। एस्टेब्लिश कौन होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टेब्लिश होगा तो पक्का वेट एंड वॉच करेगा। वेट एंड वॉच में 1707 में मरता कौन है? औरंगजेब। उसके बाद शासक चला पाया कोई? सबका सब निकम्मा था, कोई बहुत अच्छा कंसंट्रेट नहीं था। लेकिन 1717 में शाही फरमान कौन? फर्रुखसियर। और बंगाल में जाकर के एंट्री कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां दो लड़ाई होती है, 1757 पलासी और 1764 बक्सर। ये दोनों में जीतता कौन है? और फिर नियम कौन बनाएगा? ब्रिटेन। कौन सा पहला नियम? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं फ्लो अप। लेकिन इतना जितना जल्दी बोले उतना जल्दी खत्म नहीं होगा। इन्हें कहा सर खत्म हो गया, कल से नहीं मिलते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा नहीं है। आज शुरू किए हैं, अब इस पर हम लोग पर्टिकुलेट पर काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग एकदम आराम से काम करेंगे। ये बेस है, हमेशा याद रखिएगा, बेस का नाम है दैट इज द मॉडर्न इंडिया। और इस मॉडर्न इंडिया में जो पहला स्टेप होगा वो होगा यूरोपियों का आगमन। और सबसे पहले एंट्री होगी 1498 में पुर्तगाली की। और तब यहां पर काम करेंगे हम लोग किस पर? पुर्तगाली पर। जानना चाहेंगे वास्को डी गामा कौन था, किसके दरबार में आया था, इसका डायरेक्शन, ये जो दक्षिण भारत में है जगह पर, इधर इस वाले तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट, और ये कौन सा? कोरोमंडल। तो ये यहां पर से, यहां पर केरला का पोजीशन है, तो केरला वाला पोजीशन से कोच्चि तट से एंट्री किया था कौन? वास्को डी गामा। और यहां का राजा जमुरिन था, भव्य स्वागत किया इसका। तो ये सब डायरेक्शन से आपको बताएंगे। तो हम लोग एक एक करके काम करना शुरू करेंगे और एक एक करके बाद इंटरेक्शन भी इसका शुरू कर देंगे। यही होता है हम लोग का काम। और मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा, वो भी उसी तरह खत्म होगा, पॉलिटी भी उसी तरह खत्म होगा, आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है, अपने आपको शामिल रखना है। जैसे क्या है ना कि ट्रेन में जब ज्यादा भीड़ होता है तो ज्यादा धक्का धुक्की नहीं करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं। हाँ, खाली को पैर डाल दिए, कोनो खींच लिया, आजा। तो बताओ अभी हम नहीं खींचते तो तुम बचता? क्या होता? का आगे पोल था, कोई पोल तोल नहीं था, क्रेडिट है, खींचा उसको, बोला कि हम जानते हैं, हम इसीलिए सोच रहे थे कौन आगे बाहर लटक रहा है, और खींच करके, और आप अपने शरीर को फ्री छोड़ दिएगा, आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा भी देगा। फ्री जोन यही है। और ताकत लगाइएगा तो वहां तो 746 नहीं, 746 ऐसा 20 गो फोर्स लगा रहा है, कितना वॉट का लगेगा, आप बाहर हो जाइएगा। तो बेसिकली क्या है कि जब मॉडर्न इंडिया चलेगा तो आप अपने आप को इसमें सिर्फ शामिल कर देना है। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हम इतिहास पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हैं। ये सोच के पढ़ना है कि सिर्फ हम इसमें इन्वॉल्व हैं, और आते समय एक बार पेज उल्टा के आ जाना है, पढ़ना भी नहीं है। अगर रट करके आ रहे हैं इसका मतलब मेरा काम गलत हो रहा है। सीधा सीधा पेज उल्टा करके आइएगा, हमको लगता है कि आपका काम एकदम पुख्ता हो जाएगा। खाली पेज पलट के आना है, मतलब सीन करके आना है, तो हमको लगता है कि आप मॉडर्न इंडिया को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आज पहला क्लास है, इतना ज्यादा आपको नहीं अपने में लपेट लेंगे कि दूसरा दिन आने लायक नहीं रहिए। बहुत लोग को लगता है कि अरे सर गजब किए, लेकिन अच्छा फंस गए, अब बचे हैं, अब कभी दोबारा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप में इंटरेस्ट बना रहे, आप कंटिन्यूटी बना के रखें, और धीरे धीरे इसको हम लोग अपने प्रोसीडिंग में, अभी 2-3 दिन 4 दिन आपको पहले हम क्या करेंगे कि पिलने का चांस देंगे। इसको कबड्डी बोलते हैं। कबड्डी में जब सांस खत्म होता है तब झपट्टा मारा जाता है, इन्हें की पूरा ताकत है और तब ये मार दिए, आप ही लेके चला जाएगा। तो हम आपका वेट करेंगे, पहले आप पूरा समझ जाइए, और जब आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बन जाएगा, में इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, तब धीरे धीरे हम चीजों को लिखाना भी शुरू करेंगे। उसका लिखाएंगे, यानी हमारा पहले होगा किसी चीज पर कंसेप्ट, तब करेंगे डिस्कशन, और बाद में करेंगे ऑब्जेक्टिव। याद रखना है, पहले किसी चीज का कंसेप्ट,